हाय फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के कुछ और हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्टिफिकेट आफ्टर नोटिंग ऑफ डिसऑनर इश्यूड बाय नोटरी पब्लिक इज कॉल्ड प्रोटेस्ट। तो होता क्या है कि जब आपका कोई भी बिल डिसऑनेस्ट हो जाता है, डिस डिसऑनर सॉरी नॉट डिसऑनेस्ट, डिसऑनर यानी कि आपका जो बिल है जिसका पेमेंट आपको मिलना है उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो डिसऑनर हो गया। तो जब भी आपका बिल डिसऑनर हो गया तो आप क्या करते हैं कि पेमेंट मिली नहीं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, नोटरी ऑफिस में यानी कि उसके खिलाफ नोटिस आप प्रॉपर डालते हैं कि इस पर्सन ने इतने का बिल नहीं दिया। सो उसका आपको उसका फी भी पे करना पड़ता है। तो इसके बाद जो नोटरी पब्लिक जो ऑफिस है वो आपको जो स्टैम्प है उसके साथ एक सर्टिफिकेट इशू करती है। ठीक है, इसका भी एक टाइम ड्यूरेशन रहता है कि बिल जब आपको डिसऑनर हुआ तो इतने टाइम के अंदर आप नोटरी पब्लिक में जाके वो इन्फॉर्मेशन देंगे कि इसने मेरा बिल डिसऑनर किया, मतलब पब्लिक को बताएंगे ऐसे करके ना, नोटरी ऑफिस में उसके खिलाफ छापा जाएगा। सो वो जो नोटरी ऑफिस है उसका आपने जो भी फी था वो आपने पे किया। उसके बाद ये जो नोटरी पब्लिक है वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करती है। नोटिंग मतलब उसने नोट किया, एक तरह से आप ऐसे मान लीजिए उसने नोट किया और वो इसको कंसिडर करेगा कि ऐसा उसने किया, आपका बिल डिसऑनर किया, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करती है। उसी सर्टिफिकेट को बोला जाता है प्रोटेस्ट। तो नोटिंग पहला स्टेज हो गया और प्रोटेस्ट उसका आगे का स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में नोटिंग आप करते हैं और वो जो नोटरी पब्लिक है वो आपको एक सर्टिफिकेट देती है, उस सर्टिफिकेट को बोला जाता है प्रोटेस्ट। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ बिल्स नोटिंग एंड प्रोटेस्ट इज इंसिस्टेंट इन केस ऑफ डन। तो ऐसे कौन से बिल है जिसमें ये बिल्कुल जरूरी है, अगर डिसऑनर हो जाता है तो आपको जो नोटिंग और प्रोटेस्ट करानी है। तो फॉरेन जो बिल होते हैं, फॉरेन बिल कौन से होते हैं, जो कि फॉरेन कंट्री में ड्रॉ होते हैं। भले ही पेमेंट इंडिया में कहीं भी होनी चलेगा, लेकिन जो बिल लिखे गए जो ड्रॉ किए गए वो फॉरेन कंट्री में, अमेरिका में, यूएसए में, कहीं और फॉरेन कंट्री में बिल बने उनको बोला जाता है फॉरेन बिल। तो फॉरेन बिल अगर डिसऑनर हो गया तो उस केस में जो नोटिंग है और ये प्रोटेस्ट है ये बहुत एसेंशियल है, ये होना ही चाहिए। ठीक है, ये नोटिंग और प्रोटेस्ट आपको कराना है क्योंकि फॉरेन कंट्री की यहाँ बात आ जाती है। ठीक है, तो उसमें नोटिंग चार्ज पे करके नोटिंग कराना और वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, उसको बोला जाता है प्रोटेस्ट। सो नोटिंग हो गया स्टेज वन और प्रोटेस्ट हो गया स्टेज टू। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया कि फॉरेन बिल जो होते हैं उसमें नोटिंग और प्रोटेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है, अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है, ये यूजर्स प्रोमिसरी नोट होते हैं, ये टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स क्या क्या होते हैं, ये एक टाइप के मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसके थ्रू आपको पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट रेट है वो एसेंस पे मिलता है। ठीक है, ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है यूजर्स प्रोमिसरी नोट। ठीक है, उस टाइप के ये हमारे इंस्ट्रूमेंट है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब आप इसको कहीं भी किसी और को भी इंडोर्स कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर द डेथ ऑफ डिपॉजिटर नॉमिनी वॉन्स लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट। यानी डिपॉजिटर का डेथ हो गया, अभी नॉमिनी क्या चाहता है, वो जो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट है जो जिसका डेथ हो गया, तो नॉमिनी बोलता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे उसके अगेंस्ट लोन दे दीजिए। तो क्या ऐसा लोन दिया जाएगा? नो, सच लोन कैन नॉट बी ग्रांटेड। तो नॉमिनी को बोला जाएगा आप पैसे ले लीजिए, बाद में आप अपना एफडी करा के या कुछ और करा के आप अपना अपने नाम पे आप जो है एफडी रखिए और अपने नाम पे ही आप लोन लीजिए। उस जो डिपॉजिटर है, मतलब जिसकी डेथ होगी, उसके नाम पे आपको उसकी फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट के नाम पे आपको लोन नहीं दिया जा सकता। किसको? नॉमिनी को। ठीक है, तो ये इसमें हो जाएगा नो सच लोन कैन बी। इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो नॉमिनी है उसका जो एफडी का पैसा है, मान लीजिए, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लीगल हियर्स हो, मतलब लीगल हियर्स हो नॉमिनी से क्लेम कर सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि बैंक ने नॉमिनी के नाम पे लोन दे दिया उसको, मतलब नॉमिनी को उस एफडी के नाम पे लोन दे दिया और बाद में जो लीगल हियर है वो नॉमिनी से आके पैसा क्लेम कर रहे हैं। तो उस केस में जो एफडी का पैसा है वो फंस जाएगा, तो बैंक का जो लोन है वो डिफॉल्ट होने का खतरा है। तो इसी में बैंक ऐसा करता नहीं है। तो बैंक डायरेक्टली नॉमिनी को बोलता है कि आप क्या कीजिए, अपना ये वाला लोन आपको नहीं मिल सकता, आप अपने नाम पे पर्सनली अलग से लोन लीजिए, पर इस एफडी रिसिप्ट के नाम पे आप नहीं ऐसे लोन ले सकते। नॉमिनी का अपना कोई अगर एफडी है उस नाम पे बैंक लोन दे सकता है, पर उसका डेथ हो गया और उसमें वो नॉमिनी है और उसको लोन चाहिए एफडी रिसिप्ट के नाम पे, तो ऐसा नहीं है क्योंकि लीगल हेयर भी उस पैसे पे बाद में क्लेम कर सकते हैं, तो वो पैसा बैंक ऐसे नहीं रख सकता अपने पास, तो लोन को खतरा हो सकता है, इसीलिए लोन बैंक नहीं देता है। नेक्स्ट है, रामचरण एंड राजरानी हैव अ जॉइंट, दोनों का जॉइंट अकाउंट है और मैंडेट क्या है, फॉर्मर और सर्वाइवर। बोथ ऑफ देम डाई इन एक्सीडेंट सिमिलरली, दोनों के दोनों की एक साथ डेथ हो जाती है। देयर इज नो नॉमिनी इन अकाउंट, और अकाउंट में कोई नॉमिनी नहीं है। तो बैलेंस इज पेबल, किसको दिया जाएगा बैलेंस? तो जो दोनों के लीगल नॉमिनी के बाद किसका नंबर आता है, जब नॉमिनी नहीं होता तो हम लीगल हियर की बात करते हैं। लीगल हेयर प्रॉपर को सर्टिफिकेट देना पड़ता है, डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, इस तरह की छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज रहती है। ठीक है, तो जो लीगल हियर्स है, तो रामशरण और जो राजरानी है, दोनों के जो लीगल हायर्स है जॉइंटली उसको जो है पेमेंट मिलेगी, क्योंकि फॉर्मर और सर्वाइवर था,
तो जॉइंटली दोनों का ही डेथ हो गया तो जॉइंटली उसकी पेमेंट की जाएगी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। ए माइनर इंडोर्सेस अ चेक इन फेवर ऑफ बी। ए ने चेक को इंडोर्स कर दिया बी के फेवर में। इन केस ऑफ डिसऑनर हु इज लाइबल, अगर डिसऑनर हो जाता है तो कौन लाइबल होगा? तो माइनर ने एक चेक को बी के फेवर में इंडोर्स किया है और डिसऑनर हो गया, तो माइनर को तो कभी भी आप लाइबल नहीं ठहरा सकते। माइनर कैन नॉट बी लाइबल व्हेन ए माइनर इंडोर्स अ चेक, ऑल पार्टीज आर हेल्ड लाइबल एक्सेप्ट माइनर। तो जब भी कोई चेक ऐसे इंडोर्स किया जाता है तो माइनर को छोड़ के बाकी जो भी पार्टीज होती है वो सभी लाइबल ठहराई जाएगी। अ माइनर कैन नॉट हेल्ड लाइबल। तो इस केस में क्या होगा कि माइनर ने अगर बी को इंडोर्स किया तो किसको लायबल ठहराएंगे? नहीं करेंगे क्योंकि माइनर अकेला ही है, तो जो है इसीलिए माइनर की इंडोर्समेंट को वैलिड नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि माइनर को हम ऐसे लायबल नहीं ठहरा सकते। तो यही इसका आंसर है कि माइनर को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। इससे पहले मान लीजिए दो तीन पार्टीज और होती तो वो सभी को लायबल ठहराया जा सकता माइनर को छोड़ के। ठीक है, माइनर को किसी भी डिसऑनर के लिए, किसी भी टाइप के लोन के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता। तो यही इसका आंसर हो गया। इसलिए आप देखते हैं कि कई बार कुछ माइनर को जैसे एजुकेशन लोन चाहिए तो उनके पेरेंट्स एज ए गार्डियन हम जरूर लेते हैं, क्योंकि माइनर को तो हम लाइबल नहीं ठहरा सकते। अगर मान लीजिए तो उनके जो पेरेंट्स है वो एज ए गार्डियन उनको हम लोग लाइबल ठहरा सकते हैं, तभी हम उनको ऐसे लोन दे सकते हैं एजुकेशन पर्पज के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बोला है MIS Wood Crafts Limited have been sanctioned a CC hypothecation limit of 50 lakhs। तो CC लोन दिया गया 50 लाख का। हु इज कॉम्पिटेंट टू साइन द लोन डॉक्यूमेंट्स। तो लोन का जो डॉक्यूमेंटेशन होगा तो कौन साइन करेगा? पर्सन नेम इन रेजोल्यूशन। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो रेजोल्यूशन है उसको पास किया जाएगा तो उसमें जिसका नाम जिसका नाम होगा वो लोग साइन करेंगे। ठीक है, सो बोर्ड के द्वारा जो रेजोल्यूशन पास किया जिसका नाम है, मतलब वही ऑथराइज पर्सन है इस कंपनी के लिए सिग्नेचर के लिए, तो वही लोग जो है लोन डॉक्यूमेंट्स में साइन करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा पर्सन का नाम बताया वही लोग उसको साइन करेंगे, वही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। मिसेस बिमला वांट्स टू ओपन FDR फॉर 50,000 इन नेम ऑफ मास्टर टीटू हर नेफ्यू। तो बिमला एक FD खोलना चाहती 50,000 अपने नेफ्यू, अपने भतीजे के लिए जिसका नाम टीटू है। टीटू फादर इज नो मोर, उसके पापा नहीं रहे, एंड हिज मदर सलमा हैज रीमैरिड। तो उसकी जो मदर है सलमा उसने दूसरी शादी कर ली है सुल्तान से। ठीक है, सलमा सुल्तान। हु इज नाउ द गार्डियन ऑफ मास्टर। तो आपको मालूम होगा कि ये जो अभी डेथ हो गया है तो भले ही उसके रीमैरिड के बाद नए जो फादर है वो सुल्तान है, पर इस केस में जो उसकी मदर है वही जो है गार्डन मानी जाएगी। सो मिसिस जो सलमा है वही उसकी गार्डन मानी जाएगी, किसकी? मिस्टर टिटू की। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिसिस सलमा जो उसकी भी मदर है। नेक्स्ट है रामनाथ इज हैविंग लोन ऑफ 1 लाख अगेंस्ट हिज फिक्स डिपॉजिट ऑफ 2 lakhs विद योर ब्रांच। 1 लाख का लोन लिया है, किसके अगेंस्ट? सिक्योरिटी दी है फिक्स डिपॉजिट जो कि 2 लाख की, जो कि आपकी ब्रांच में। ही अप्रोचेस यू एंड इन्फॉर्म यू ऑफ हिज बैड हेल्थ। वो आपके पास आया और बताया कि उसकी तबीयत सही नहीं है। एंड रिक्वेस्ट टू ऐड द नेम ऑफ हिज माइनर सन। और बोला कि मेरी तबीयत सही नहीं तो मेरे माइनर सन का नाम इस पे ऐड कर दीजिए। हाउ विल यू हैंडल द रिक्वेस्ट ऑफ रामनाथ? आप कैसे उसको हैंडल करेंगे? रिक्वेस्ट ऑफ रामनाथ कैन बी कंसिडर्ड ओनली ऑन द एडजस्टमेंट ऑफ द लोन अकाउंट। तो वो चाह रहा है कि फिक्स डिपॉजिट उसके और उसके बेटे के दोनों के नाम हो जाए, क्योंकि उसकी हेल्थ सही नहीं है। तो वो बैंक कर सकता है, पर उससे पहले जो बैंक का जो लोन अकाउंट है उसका बैंक एडजस्टमेंट कर लेगा। मतलब एक तरह से लोन क्लोज करके ही जो है रिमेनिंग अमाउंट के लिए बैंक ऐसा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैज इशूड ए चेक। एक चेक इशू किया है कर्ता ने, एंड वन ऑफ को पार्टनर्स हैज गिवन स्टॉप पेमेंट रिसिप्ट इंस्ट्रक्शंस। तो जो को पार्टनर्स है, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक तो कर्ता होता है और बाकी के जो लोग हैं वो को पार्टनर्स हो गए। तो एक को पार्टनर ने स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन दिया। व्हाट इज पोजीशन ऑफ बैंक? बैंक को क्या करना चाहिए? तो आंसर है कि को पार्सल्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि जो कर्ता ने कोई चेक दिया और उसको स्टॉप करा सके। उनके पास कोई पावर नहीं रहती है, तो बैंक नहीं स्टॉप कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास जब अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है, तो बैंक उनकी बात कैसे सुन सकता है? नहीं सुन सकता। तो कर्ता ने कोई चेक दिया तो उसका पेमेंट करना होगा, चाहे आपके को पार्सल से उसको स्टॉप करने का इंस्ट्रक्शन दिया। क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं है तो उनका जो स्टॉप पेमेंट है उसको भी वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बैंक डू नॉट ओपन पार्टनरशिप अकाउंट विद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो जो पार्टनरशिप अकाउंट है उसमें जो पार्टनर्स है उसके पार्टनर्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं होने चाहिए। उसका रीज़न क्या? उसका ये रीज़न है
कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो एक लीगल एंटिटी में नहीं आती। लीगल एंटिटी ही पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हो सकते हैं। तो क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लीगल एंटिटी नहीं है, इसीलिए वो पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट नहीं अपने साथ खोल सकते। एज ए पार्टनर वो अपना अकाउंट नहीं खोल सकते। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, योर ब्रांच हैज अलाउड एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अकाउंट। तो आपके बैंक ने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अकाउंट को एक ओडी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी। देर आर 6 मेंबर्स इन ऑल, उस फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। द अकाउंट हैज गॉन बैड, यानी अभी डिफॉल्ट हो गया वो अकाउंट। व्हाट शुड द बैंक डू, कौन किससे बैंक पेमेंट लेगा, मतलब कौन। ईच मेंबर इज लायबल टू द एक्सटेंड ऑफ इट्स शेयर। तो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो प्रॉपर्टी में उनका जो जो हिस्सा है, एक्सटेंड ऑफ इट्स शेयर, उस हिस्से तक हर मेंबर लायबल है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा कि अगर ओवरड्राफ्ट दी गई है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को और उसमें जितने भी मेंबर्स हैं और वो अगर अकाउंट बैड हो गया, लोन बैड हो गया है, उस केस में बैंक को क्या करना चाहिए कि हर मेंबर लायबल है अपनी शेयर्स के लिए उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी में, बट किस हद तक, जिस हद तक उनका शेयर है उस प्रॉपर्टी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यू आर मेंटेनिंग ए पार्टनरशिप अकाउंट विथ 3 पार्टनर्स, गोपाल, ज्ञानश्याम दास एंड वीता रॉय। वीता रॉय 3 पर्सन है, और लेकिन जो वीतल वीतल रॉय है, तो जो वीतल रॉय है वो स्लीपिंग पार्टनर है। ठीक है, गोपाल, घनश्याम, गोपाल, घनश्याम और वीतल। वीतल स्लीपिंग पार्टनर है। गोपाल दास और घनश्याम आर बोथ ऑपरेटिंग द अकाउंट्स जॉइंटली। तो जो गोपाल है और जो घनश्याम है वो जॉइंटली अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं। अ चेक साइन बाय देम हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो उनके द्वारा एक चेक साइन किया गया, पेमेंट के लिए आया। वीतल रॉय स्लीपिंग पार्टनर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि पेमेंट स्टॉप करनी चाहिए। सो ही हैज गिवन द इंस्ट्रक्शन टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ द चेक। व्हाट स्टेप शुड यू टेक अप, आपको क्या करना चाहिए। इसका आंसर है कि भले ही वो स्लीपिंग पार्टनर है वीतल रॉय, तो इसका ये मतलब नहीं कि स्लीपिंग पार्टनर है तो उसकी कोई बात नहीं सुननी। वो भी पार्टनर है, भले ही वो स्लीपिंग स्लीपिंग पार्टनर किसको बोला जाता है। पार्टनरशिप फर्म के 3 4 जितने भी मेंबर्स है तो उसमें से एक पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर बोला जाता है, जो कि कुछ भी काम नहीं करेगा, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करेगा, उसका पैसा लगा होगा, उसको भी बेनिफिट्स मिलेंगे, थोड़े कम मिलेंगे कंपेयर टू जो काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी मेंबर है। और क्योंकि वो भी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, कुछ होता है तो उसकी भी लाइबिलिटी उतनी ही है जितनी बाकी पार्टनर्स की है। तो अगर वो कुछ बात बोल रहा है तो उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए। तो वो बोल रहा है कि अगर स्टॉप करवाना है तो उसकी बात भी सुनी जाएगी, भले ही वो स्लीपिंग पार्टनर है। तो वो उनके आपस में एग्रीमेंट के तहत, जैसे भी उनके आपस में पार्टनर्स की रजामंदी उसके तहत था, पर एज ए बैंक वो पूरा का पूरा पार्टनर कंसिडर किया जाएगा, उसकी पूरी पावर है कि वो स्टॉप करा सके। सो अगर उसने स्टॉप की इंस्ट्रक्शन दी है, सो वी विल रिटर्न द चेक बिकॉज अ स्लीपिंग पार्टनर इज कॉम्पिटेंट टू काउंटरमेंट द पेमेंट। तो किसी भी पेमेंट को रुकवाने का पूरा राइट होता है स्लीपिंग पार्टनर के पास। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर उसी को बोला जाता है जो कोई काम नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, और पर उसका पेमेंट होगा, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में उसका पैसा लगा होगा और जो भी बेनिफिट्स है उसको मिलेंगे, लेकिन बाकी पार्टनर के कंपैरिजन में कम मिलेंगे, क्योंकि बाकी पार्टनर्स अपना फुल टाइम काम कर रहे हैं, वो पूरा अपना टाइम दे रहे हैं, ये कम दे रहे हैं, वो आपस में एग्रीमेंट करके कि हाँ मैं स्लीपिंग पार्टनर रहूंगा, मैं एक्टिविटी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहूंगा, पर मेरा भी नाम है और कुछ भी लाइबिलिटी आती है तो मेरी भी उतनी लाइबिलिटी जितनी तुम्हारी है, उसको बोला जाता है स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, तो स्लीपिंग पार्टनर की बात बैंक जरूर सुनेगा और उस जो चेक है उसको स्टॉप कर देगा, मतलब रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंडर व्हाट सिचुएशन अ टेस्टामेंट्री गार्डियन कैन बी कंसिडर्ड एज अ गार्डियन। सो टेस्टामेंट्री गार्डियन का मतलब क्या होता है। विल विल के तहत, जो ऐसे बोलते हैं ना जायदाद का विल, उस जो विल के तहत जो बनाया जाता है कि ये गार्डियन होगा, उसको बोला जाता है टेस्टामेंट्री गार्डियन। तो कब टेस्टामेंट्री गार्डियन को गार्डियन मानेंगे, जब डेथ हो जाएगी, फादर मदर और दोनों की डेथ हो जाएगी। पहले फादर को माना जाएगा गार्डियन, अगर फादर नहीं है तो मदर, अगर मदर भी नहीं है तब जाके ये टेस्टामेंट्री गार्डियन का कंसेप्ट आएगा। और टेस्टामेंट्री गार्डियन की पावर उतनी होगी जितनी की विल में मेंशन होगी। प्रॉपर एक विल बनाई जाती है उनके फादर मदर के द्वारा, उस विल में जो भी मेंशन होगा कि ये टेस्टामेंट्री गार्डियन का काम करेगा अगर हम लोग नहीं रहेंगे, और उस विल के द्वारा ही उनको पावर दी जाएगी, जितनी पावर उस विल में मेंशन होगी उसी हिसाब से बैंक काम करेगा। ठीक है, तो टेस्टामेंट्री गार्डियन कौन होता है, जिसको विल के तहत बनाया जाता है, और ये तभी पावर में आएगा जब फादर मदर, मतलब जिन जो दो लोग हैं, मतलब बच्चों के माँ बाप दोनों नहीं रहे, उसके बाद ही टेस्टामेंट्री गार्डियन का कंसेप्ट आता है। तो ये इसका आंसर हो गया कि फादर मदर और दोनों की डेथ हो जाएगी, उसके बाद ही टेस्टामेंट्री गार्डियन को गार्डियन की तरह कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है इलिटरेट एसबी अकाउंट कस्टमर। इलिटरेट अनपढ़ है, और
विश इज टू गिव अथॉरिटी टू अ फ्रेंड टू ऑपरेट, तो अपने फ्रेंड को उसका अकाउंट ऑपरेट करने की टेम्पररी, मतलब कुछ टाइम के लिए अपने फ्रेंड को अपना अकाउंट ऑपरेट कराने की वो अथॉरिटी देता है। व्हाट इज अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, तो क्या करना चाहिए, मैंडेट विटनेस बाय टू पर्सन, तो दो लोग विटनेस होने चाहिए, उसके बाद ही फिर बैंक इसकी परमिशन दे सकता है। ठीक है, दो लोगों के द्वारा विटनेस प्रॉपर उनका साइन लेना है, विटनेस का आईडी प्रूफ आपको रखना पड़ेगा, तो उसके बाद ही आप ये वाली अथॉरिटी आप दे सकते हैं। तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोरोइंग पावर ऑफ कंपनी आर मेंशन इन, तो कंपनी की बोरोइंग पावर कहाँ मेंशन होती है, वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी के दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेन पर्पस बताता है कि कंपनी को क्यों सेटअप किया गया, उसका पर्पस क्या है, ये दोनों चार्टर डॉक्यूमेंट्स है, और कंपनी को बनाने का क्या पर्पस है वो सारी चीज़ें किसमें बताई जाएगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताई जाएगी। ठीक है, और किस टाइप के उसके रिलेशन रहेंगे और शेयर होल्डर के साथ, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब किस पर्पस के लिए कंपनी बनाई गई है, वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी के बनने के लिए जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दूसरे नंबर का है, जो कि एक तरीके का बोल सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सब्सिडरी है। तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, ये रूल्स रेगुलेशन, डायरेक्टर्स के पास कितनी पावर होगी, कंपनी कैसे कैसे काम करेगी, मतलब रूल्स और रेगुलेशन के बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ही सब्सिडरी होता है। ठीक है, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो ये बताता है कि कंपनी क्यों बनाई है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या क्या पावर्स है, रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब क्या काम करेगी वो बताएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कैसे कैसे काम होगा, क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, वो बताएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। एग्जांपल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किसी कंपनी ने रजिस्टर्ड कराया और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा कि हमारी कंपनी फूड प्रोडक्ट्स बनाएगी, तो क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है तो वो फूड प्रोडक्ट ही बना सकती है, वो कुछ और चीज़ें नहीं कर सकती। ठीक है, वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताएगी क्या क्या बोर्ड डायरेक्टर्स, कितनी इनकी पावर है, क्या रूल्स रेगुलेशन। आई होप आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों में डिफरेंस पता लगा होगा, और बोरोइंग पावर कंपनी की क्या रहेगी, ये कहाँ रहता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहता है। नेक्स्ट है एम एन पारेख इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैविंग द करंट अकाउंट विद योर ब्रांच विद योर बैंक, तो एम एन पारेख इंडस्ट्रीज का आपके बैंक में अकाउंट है, सुदेश पारेख वन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी इज ऑथराइज टू ऑपरेट द अकाउंट, तो सुरेश पारेख जो कि एक डायरेक्टर है और कंपनी सेक्रेटरी को इस अकाउंट को ऑपरेट करने की पावर दी गई है, उनको ऑथराइज्ड है। अ चेक साइन बाय कंपनी सेक्रेटरी हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा एक साइन चेक साइन किया गया और पेमेंट के लिए बोला गया। इन द मीन टाइम द बैंक रिसीव इंस्ट्रक्शन रिटर्न एंड साइन बाय डायरेक्टर सुदेश, तो सुदेश ने एक इंस्ट्रक्शन दिया दैट सर्विस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी हैज बीन टर्मिनेटेड, कि कंपनी सेक्रेटरी को अभी जॉब से हटाया जा रहा है, उनकी सर्विस टर्मिनेटेड कर दी गई है, एंड नॉट टू पे द चेक साइन बाय हिम, तो जो भी चेक ये साइन कर रहे हैं उसके द्वारा कुछ भी पेमेंट नहीं करनी है। व्हाट एक्शंस अ बैंक वुड टेक, बैंक क्या करेगा, बैंक चेक का तो पेमेंट कर देगा, और कंपनी का जो बोर्ड रेजोल्यूशन है जो मिस्टर पारक ने बोला था उसके लिए एक बोर्ड रेजोल्यूशन साइन कराना पड़ेगा, तभी इनकी बात को बैंक सुनेगा। ठीक है, तो ये जरूरी है कि बैंक सेक्रेटरी ने अगर उनको ऑथराइज था, मतलब वन ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे एंड नहीं, यहाँ पे और होना चाहिए था कि मतलब उन दोनों में से कोई भी एक कर सकता है, क्योंकि एंड में दोनों के साइन चाहिए होते हैं, पर कंपनी सेक्रेटरी के चेक को पास कर देंगे, और जब तक बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं बताया जाएगा तब तक आप उसको नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इस केस में बोर्ड रेजोल्यूशन जरूरी है। नेक्स्ट है अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन गिवन बाय योर चेन्नई ब्रांच, तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है और आपकी चेन्नई वाली ब्रांच ने एक लोन दिया उनको और वो डिफॉल्ट हो गया, तब उस वो जो कंपनी है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ है, वो है बैंगलोर में। ठीक है, और उनका जो मेन ऑफिस है वो हैदराबाद में, और उनकी जो फैक्ट्री है वो चेन्नई में, क्योंकि चेन्नई से हमने लोन लिया तो फैक्ट्री चेन्नई में है, रजिस्टर्ड ऑफिस बैंगलोर में है और मेन ऑफिस हैदराबाद में। एट विच एड्रेस द बैंक शुड सेंड द रिकॉल नोटिस, मतलब उनको नोटिस किस एड्रेस से भेजेगी कि पेमेंट कर दीजिए, डिफॉल्ट हो गया। बैंगलोर एट द रजिस्टर्ड, तो जो भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहीं पे जो है नोटिस जाएगा, उसी को फिर मान्यता दी जाएगी। तो कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं पे आप रिकॉल नोटिस भेजेंगे। नेक्स्ट है आपका यू रिसीव अ चेक इन फेवर ऑफ लॉर्ड कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट, एक चेक आपको मिला जो कि
लॉर्ड कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट के फेवर में था और बेरर प्रेजेंटेड ऑन द काउंटर, काउंटर पर प्रेजेंट के लिए आया। द प्रेजेंटर ऑफ द चेक, जो चेक लेके आया, सेज इट इज अ बेरर चेक, उसने बोला क्योंकि ये बेरर चेक है, एंड रिक्वेस्ट द बैंक टू मेक द पेमेंट, और बोला मुझे पैसा दे दो। उस पर्सन ने बोला जो प्रेजेंटर ऑफ चेक है। आप क्या करेंगे? द बैंक कैन नॉट पेड ओवर द काउंटर। तो जो भी ट्रस्टी के जो चेक होते हैं उनकी पेमेंट उनके ट्रस्टी के अकाउंट में होनी चाहिए, ना कि पर्सनली किसी पर्सन को होनी चाहिए। वो बेरर मेंशन है, लेकिन अगर जो ट्रस्टी का चेक आपने देखा कि ये जो अकाउंट है वो लॉर्ड कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट यानी ये ट्रस्ट अकाउंट है, तो उसको देख के आप समझ गए कि इसकी जो पेमेंट आनी है, कुछ भी हो चाहे बेरर कुछ भी, उसकी पेमेंट ट्रस्टी के अकाउंट में होनी चाहिए, तो आप उसको पेमेंट नहीं करेंगे। तो आंसर होगा चेक कैन नॉट बी पेड ओवर द काउंटर, काउंटर पर उसको पेमेंट नहीं दे सकते। एनी चेक इन फेवर ऑफ ट्रस्ट, कोई भी चेक अगर ट्रस्ट के फेवर में आता है, मस्ट बी अडर थ्रो द ट्रस्ट पेई अकाउंट। पेई मतलब जिसको पेमेंट मिलनी है, तो पेई कौन होगा? हमेशा ट्रस्ट होगा, ना कि कोई भी लेके आया चाहे बेरर है ये बोल के। तो ट्रस्ट की जो चेक है उसकी पेमेंट ट्रस्ट के अकाउंट में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ ट्रस्ट हैज थ्री ट्रस्टी, एक ट्रस्ट के तीन ट्रस्टीज है। ट्रस्टी मतलब जो ट्रस्ट के काम सब देखते हैं, जिनको पावर होती है ट्रस्टी के अकाउंट को मेंटेन रखने की। अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय टू ऑफ देम, तो उनके जो दो है उनके द्वारा अकाउंट ऑपरेट किया जाता है। अ चेक साइन बाय देम हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो एक के द्वारा साइन किया गया, वो चेक पेमेंट के लिए आया। In the meantime, you receive an information that one of trustee who had signed the check has expired, और जिसने चेक साइन किया था उसकी डेथ हो गई है। What steps would you take? तो क्या करोगे? तो ट्रस्टी के केस में वो जो ट्रस्ट है वो एक तरीके के एजेंट का ही काम करते हैं, तो अगर उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद भी ट्रस्ट तो ऐसे ही रहेगा, कोई और ट्रस्टी उसके बदले में आ जाएगा। पर उसने ऑलरेडी अगर कोई चेक दिया तो उसकी आप पेमेंट कर दोगे, तो उसका आंसर क्या होगा? वी वुड पे द चेक। तो ट्रस्टी के अकाउंट में जो ट्रस्ट है वो सिर्फ एक एजेंट का ही काम करते हैं, और एजेंट चला गया तो दूसरा एजेंट रख लिया जाएगा, मतलब एजेंट एक्सपायर हो गया तो दूसरा एजेंट आ जाएगा। पर पुराना जो भी उसने चेक दिया उसको हम इनवैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है, तो वो जो है उसका पेमेंट बैंक करेगा। सो आंसर हो जाएगा वी वुड पे द चेक। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बोला है मिस्टर मोहन मेहता और नोटेड इंडस्ट्रीज हैज बीन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। तो मिस्टर मेहता जो कि एक अच्छे नामी इंडस्ट्रीज है उनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे। इंसॉल्वेंट मतलब इनको कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दे कि इनके पास अभी पैसा नहीं, इंसॉल्वेंट उनकी डिक्लेरेसी होगी। इन नोटिस टू दिस इफेक्ट इज रिसीव्ड बाय पोस्ट फ्रॉम द कोर्ट। कोर्ट ने बैंक को एक पोस्ट दिया, भेजा, और उस पर लिखा था कि मिस्टर जो मेहता है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। इन द आफ्टरनून मिस्टर मेहता सेंड अ बियरर चेक ऑफ 2000, तो शाम को उसने एक बियरर चेक भेजा मिस्टर मेहता ने। बियरर मतलब जिसके पास चेक है उसको पेमेंट दे दीजिए, 2000 का था। देर इज सफिशिएंट बैलेंस इन अकाउंट, अकाउंट में पैसा है। द बैंक शुड, तो बैंक क्या करेगा? भले ही उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है और अकाउंट में पैसा है, तो बियरर चेक उनके द्वारा जो दिया गया उनके जो भी मैंडेट्स है उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस केस में बैंक जो है वो बियरर चेक रिटर्न कर देगा, पेमेंट नहीं देगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है कि उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, और भले ही पैसा है तो वो किसी और की लायबिलिटी होगी जो कि इस मिस्टर मेहता को पे करनी होगी, तो उस पैसे को आप नहीं दे सकते। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसको इंसॉल्वेंट तो डिक्लेयर कर दिया पर अकाउंट में तो बैलेंस, आप ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि वो मिस्टर मेहता की लायबिलिटी है जो किसी और को देनी होगी। इसीलिए इस चेक को आप पेमेंट नहीं करेंगे, ऊपर से आप इसको रिटर्न कर देंगे। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एबीसी बैंक हैज रिसीव अ गार्निशी ऑर्डर फॉर 15,000 इन अकाउंट ऑफ मिस्टर मित्तल। एबीसी बैंक है उसको गार्निशी ऑर्डर दिया गया, किसके द्वारा दिया जाता है? कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। और मिस्टर मित्तल के अकाउंट में 15,000 रुपए का गार्निशी ऑर्डर का इंस्ट्रक्शन दिया गया कोर्ट के द्वारा। द बैलेंस इन अकाउंट इज 20,000, आपने देखा कि बैलेंस तो 20,000 का। अकाउंट होल्डर कॉल्स ऑन द बैंक एंड प्रेजेंट, तो अकाउंट होल्डर बैंक आता है 1,000 का चेक देता है कि मुझे 1,000 की पेमेंट दे दो, तो बैंक शुड पे द, तो क्या करेगा? बैंक पेमेंट देगा। तो कोर्ट के ऑर्डर के तहत तो 15,000 रुपये ब्लॉक किए जाने चाहिए, क्योंकि 15,000 का ही उसने बोला है, कोर्ट ने बताया। बैलेंस 20,000 है, तो 15,000 पे आप ब्लॉक लगा सकते हैं होल्ड, बाकी के पैसे पे आप नहीं लगा सकते। तो 15,000 पे आप होल्ड लगा दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, बाकी का जो पैसा है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो बाकी कितना बचता है? 20,000 का बैलेंस है, तो 15,000 हटा के बचता है 5,000, तो 5,000 वो चाहे तो निकाल सकते हैं। तो उसने तो 1,000 का चेक दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप 15,000 का गार्निशी ऑर्डर आया था, 15,000 पे आप ब्लॉक लगा लीजिए, बाकी पैसे के लिए आप कुछ नहीं उसको बोल सकते। तो जो 1,000 है उसका आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा बैंक शुड पे द चेक आफ्टर ब्लॉकिंग ₹15,000, जो पैसा है उसको ब्लॉक करके बाकी का पैसा आप कस्टमर को दे सकते हैं। नेक्स्ट है विच एक्ट डिफाइन द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को कहाँ
उसके लिए जो ऑफेंसेस है उसको कहाँ डिफाइन किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। तो सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये याद रख लीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। सेक्शन 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये आपको ऐसे ही मगअप करना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 है उसके सेक्शन 3 में जो ऑफेंसेस है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला है पर एज पर सेक्शन 12 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएल हो गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ऑल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिटर्न्स एंड आईडी आईपी एड्रेस होगा ये, प्रूफ मस्ट बी आई सॉरी आईडी एड्रेस प्रूफ मस्ट बी प्रिजर्व फॉर। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत क्या बोला गया कि जो भी ट्रांजेक्शन रिटर्न है इसका प्रूफ आपको कब तक रखना है, तो इसका प्रूफ कब तक रखना है, 10 सालों तक रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स तक बैंकों को प्रिजर्व रखना है, और ये कहाँ बताया गया, सेक्शन 12 में बताया गया। सेक्शन 3 में क्या बताया, सेक्शन 3 में बताया कि क्या क्या ऑफेंसेस रहेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, और सेक्शन 12 में बताया कि कितने साल तक सारी चीजें संभाल के रखनी है, सभी के रिकॉर्ड्स संभाल के रखने हैं, तो वो है 10 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज पेरियोडिसिटी ऑफ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, मतलब सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट कब आपको सबमिट करनी है। तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट क्या है, मतलब कोई कस्टमर आया इंक्वायरी के लिए, आपको इस पर शक हुआ, मान लीजिए कोई कस्टमर आके आपसे इंक्वायरी कर रहा है कि अगर मैं बिना आईडी प्रूफ के अकाउंट ओपन कराऊँ तो क्या होगा, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस कर रहा है, और फिर वो बिना ज़्यादा इंक्वायरी के चला गया, तो आपको उस पर्सन पे शक हुआ, तो उसको बोला जाता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। तो उसकी रिपोर्ट भी आपको भेजनी है कि किसी कस्टमर पे आपको जरूरी नहीं है कि आपका जो सस्पिशियस जिस पे आप शक कर रहे हैं तो वो हमेशा गलत ही हो, पर क्योंकि आपको सस्पिशियस लगा इसीलिए आपको रिपोर्ट भेज सकते हैं। तो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, उसकी पीरियडिसिटी है विद इन 7 डेज ऑफ डिटेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन, तो 7 दिनों के अंदर अंदर, या फिर कोई आपने ऐसे ट्रांजेक्शन देखी जिसको डिटेक्ट करके आपको लगा कि ये सस्पिशियस है, तो उसकी रिपोर्ट आपको भेजनी पड़ती है। तो वो टाइम ड्यूरेशन क्या है, विद इन 7 डेज। तो जब भी आपको ऐसा कोई ट्रांजेक्शन डिटेक्ट होता है तो उसके 7 दिनों के अंदर आपको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट देनी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई शुड बैंक प्रेफर शॉर्ट टर्म लेंडिंग, बैंक शॉर्ट टर्म लेंडिंग को क्यों प्रेफर करता है। मोस्ट ऑफ बैंक डिपॉजिट आर फॉर शॉर्ट टर्म्स एंड शॉर्ट टर्म लेंडिंग हेल्प, तो बैंकों के ज़्यादातर जो डिपॉजिट है वो शॉर्ट टर्म के, तो क्योंकि डिपॉजिट शॉर्ट टर्म के है तो कस्टमर डिपॉजिट मतलब एफडी या सेविंग मांगे कुछ भी मान लीजिए, तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद पैसे मांगने आएगा, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म लेंडिंग रहेगी तो पैसा वापस आ जाएगा, तो कस्टमर को दे सकते हैं। और शॉर्ट टर्म लैंडिंग का एक और बेनिफिट है कि लिक्विडिटी बनी रहती है, मतलब पैसे का दिक्कत बैंक को नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए तो लिक्विडिटी का जो है वो बना रहता है, ये इसमें बेनिफिट। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल असेसमेंट सिस्टम इज यूज्ड फॉर सीजनल लार्ज बोरोवर, तो जो सीजनल लार्ज बोरोवर होते हैं उनके लिए कैश बजट का जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो सीजनल लार्ज बोरो मतलब जिनका काम ज़्यादातर सीजन में चलता है, जैसे मान लीजिए कुछ बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं पर उनका जैसे ऊन का बिजनेस है, मतलब गर्म कपड़े बनाते हैं, तो वो गर्म कपड़े अगर हम नॉर्थ स्टेट की बात करें तो वो तो सिर्फ 3-4 महीना ही जो ज़्यादा सर्दी होती है, नवंबर दिसंबर जनवरी तक, फरवरी तक, उसी टाइम पे ज़्यादा उनका सीजन चलता है, तो उसी में उनका कैश बजट मेथड है वो यूज़ किया जाता है उनकी वर्किंग कैपिटल की असेसमेंट। अभी वर्किंग कैपिटल क्या है, जो लोन देने से पहले बैंक इस बात को असेस करता है कि कितना पैसा कस्टमर के पास होना चाहिए, मतलब कितना उसका वर्किंग मतलब उसका कितना रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा उसको देना चाहिए, उसको था बोला था वर्किंग कैपिटल, मतलब काम करने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो बैंक ऐसे ही लोन नहीं दे देता, कस्टमर ने बोला मुझे 40 लाख चाहिए, तो ऐसा नहीं कि बैंक आंखें बंद करके उसको 40 लाख देता है, बैंक प्रॉपर असेसमेंट करता है, उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चेक करता है कि ये जो काम करेगा इसको कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल असेसमेंट। तो जो सीजनल लार्ज बोरोवर है, जो बड़े बड़े बोरोवर है पर सीजन में उनका काम चलता है, ठीक है, तो उसके लिए जो कैश बजट मेथड है वो यूज करता है, इसमें देखा जाता है कि कितना कैश आया, उस हिसाब से उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को असेस किया जाता है। ठीक है, तो वो मेथड क्या हो गया, कैश बजट। नेक्स्ट हो गया चार्ज क्रेडिट ऑन एलआईसी पॉलिसी, इस टाइप का हमने क्वेश्चन पहले भी देखा था, उसको बोला जाता है असाइनमेंट। असाइनमेंट जो है इसको बोलेंगे, असाइनी हो गया बैंक और असाइनर हो गया कस्टमर। ठीक है, इसमें थर्ड पार्टी आ जाती है कौन, एलआईसी पॉलिसी और इंश्योरेंस वाले, उनको बताना पड़ता है कि इस पे चार्ज क्रिएट किया गया, तो अगर मेच्योरिटी होगी तो पेमेंट बोरोवर को नहीं बल्कि बैंक को मिलनी चाहिए अगर लोन चल रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है, बैंक असाइनमेंट क्रिएट करता है, उस पर चार्ज क्रिएट करता है, उसको बोला जाता है असाइनमेंट। कस्टमर हो गया असाइनर और बैंक हो गया असाइनी। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल गैप, किसको बोला जाता है, तो टोटल असेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं, वो भी करंट वाले, दोनों के दोनों करंट होने चाहिए। सो करंट असेट्स क्या होते हैं, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के हमारे से कैश हो गया करंट असेट, असेट मतलब जो चीज़ हमारे जिसको हम जैसे चाहे यूज कर सकते हैं, करंट मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन तक हमारे रहेंगे, जैसे कैश हो गया करंट असेट, इस तरह की चीज़ें जो विद इन 1 ईयर आप यूज कर सकते हैं। करंट लाइबिलिटीज मतलब आपको किसको पेमेंट करनी है,
और क्योंकि करंट बोला है मतलब विद इन 1 ईयर आपको पेमेंट करनी है, तो करंट एसेट्स हो गए विद इन 1 ईयर जो कि हमारे एसेट्स है। कैश हमेशा करंट एसेट है, क्यों? क्योंकि कैश आप फटाफट से यूज कर लेते हैं, आपके पास है तो वो यूज कर सकते हैं, तो वो करंट एसेट हो जाएगा। करंट लायबिलिटीज मतलब विद इन 1 ईयर, आपको किसको 3 महीने में, 6 महीने में सन्डे क्रेडिटर्स ने हमें कुछ पेमेंट दी, हमें उसकी पेमेंट करनी है 3 महीने में, 6 महीने में, तो वो सब हमारा करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। तो करंट एसेट में से अगर हम करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वर्किंग कैपिटल गैप। और इसमें बोला अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कोई आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग ली है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, पर आपके जो करंट असेट्स है और उसमें से आप करंट लायबिलिटीज को माइनस करें तो आपको वर्किंग कैपिटल गैप आ जाएगा। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कोई भी इंडस्ट्रीज जो यूनिट है वो कुछ भी काम कर रही है, उसके लिए उसको कितना पैसा चाहिए उसको बताता है वर्किंग कैपिटल। और उसका गैप कैसे पता लगेगा, उसके जो भी करंट असेट्स है उसमें से आप उसकी करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा, वर्किंग कैपिटल गैप मिल जाएगा। नेक्स्ट है विजया बैंक सैंक्शन द लोन टू पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टेड ऑफ 3 पार्टनर्स स्टेइंग एट डिफरेंट प्लेसेस। तो एक बैंक ने लोन दिया अलग अलग पार्टनर्स को, वो अलग अलग जगह रहते हैं। वन पार्टनर साइंस एग्रीमेंट ऑन 5 दिसंबर 2013 एट कैलकाटा। दूसरे पार्टनर ने 10 दिसंबर को हैदराबाद में साइन किया और तीसरे ने मुंबई में 15 को। अलग अलग डेट्स है। सो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर लिमिटेशन, इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट कब से कंसिडर किया जाएगा, जो सबसे लेटेस्ट है, लेटेस्ट कौन सा है, 15/12। तो जो सबसे लेटेस्ट सिग्नेचर है उसी डेट से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है लिमिटेशन पीरियड के स्टार्टिंग पॉइंट की, अगर ऐसा होता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप हमको दिया है, पार्टनर्स अलग अलग जगह पे है, किसी ने 5 को साइन किया, फिर दूसरे ने 10 तारीख को साइन किया, 10 दिसंबर, तीसरे ने 15 दिसंबर को किया। तो जो लेटेस्ट सिग्नेचर है तभी से डॉक्यूमेंट्स को वैलिड माना जाता है, क्योंकि जो लेटेस्ट डेट है उसी डेट पे सभी पार्टनर्स के साइन आपको मिल चुके हैं। तो जिस डेट पे सभी के पार्टनर्स मिलेंगे उसी डेट से स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। किसी एक का साइन है तो वो तो इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट को कैसे इनकम्प्लीट को कैसे वैलिड मान सकते हैं, जब तक तीनों के साइन नहीं होंगे तब तक वो चीज़ वैलिड नहीं है। और तीनों के साइन कब होंगे, जब लेटेस्ट पर्सन यानी जो तीसरा पर्सन है, सबसे लेट जो पर्सन साइन कर रहा है उसका सिग्नेचर होगा। इसीलिए जो लेटेस्ट पर्सन साइन करेगा तभी से वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, उसी डेट से उसका स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर किया जाएगा अगर लिमिटेशन पीरियड कंसिडर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलैक्सेशन इन केवाईसी नॉर्म्स इज परमिटेड इफ डिपॉजिटर। तो केवाईसी नॉर्म्स क्या है, कस्टमर को अपना प्रॉपर आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, अपना फोटो ये सब सबमिट करना होता है, उसको बोलते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, मींस नो योर कस्टमर, कि जिसका भी आप खाता खोल रहे हो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कौन है। और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं है कि अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे यूज होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, टाइम टू टाइम लेना पड़ता है। अगर हाई रिस्क है तो हर 2 साल में आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, अगर मीडियम रिस्क है तो हर 8 साल में, और लो रिस्क है तो हर 2 साल, हर 10 साल में। और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन या इस तरह के जो खाते हैं वो किस में आता है, वो मीडियम रिस्क में आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको केवाईसी लेना पड़ता है। तो बोल रहा है कि केवाईसी में रिलैक्सेशन है, मतलब लेने का जरूरत नहीं है। कब नहीं है, जब आप जो कस्टमर का अकाउंट है उसमें किसी भी एक पॉइंट में 50,000 से ज्यादा का बैलेंस नहीं है, और टोटल सम जो भी डेबिट क्रेडिट हुआ, जो भी क्रेडिट हुआ उसमें, उसका जो सम है मतलब 1 लाख से ज्यादा का क्रेडिट नहीं हुआ एक साल में। एक साल में जितना भी क्रेडिट हुआ उसको आपने ऐड किया, 1 लाख से ज्यादा नहीं है। और किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में उसका जो बैलेंस है वो 50,000 से ज्यादा नहीं है। और हर महीने जो विड्रॉल है वो 10,000 से ज्यादा नहीं है, मतलब मैक्सिमम 10,000 का विड्रॉल अगर किसी एक मंथ है, तो उस केस में केवाईसी जो है उसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो रिलैक्सेशन है। तो क्या है, 50,000 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, 1 लाख जो है टोटल सम क्रेडिट का, और 10,000 किसी स्पेसिफिक मंथ में, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। और ये वाला क्वेश्चन जो 66 अभी हमने डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। ये बस आपको वैल्यू याद रखनी है कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी एक टाइम में उसका बैलेंस चेक करेंगे पूरे साल में कब की, तो वो 50,000 से ऊपर का बैलेंस नहीं होना चाहिए। पूरे साल में जितना उसमें क्रेडिट हुआ है, पैसा आया है, वो उनको सम कर दीजिए तो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर मंथ जो है 10,000 से ज़्यादा का उसने पैसा विड्रॉ नहीं किया जाना चाहिए। इस केस में उसका जो केवाईसी उसमें उसको रिलैक्सेशन मिलती है। और टाइम मैंने आपको बता दिया, केवाईसी 2 साल हाई रिस्क, 8 साल मीडियम, और 10 साल लो रिस्क। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया कि 50,000 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और 1 लाख टोटल सम इन वन फाइनेंशियल ईयर, सबको सम करना है एक फाइनेंशियल ईयर में। और 10,000 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक स्पेसिफिक टाइम में आप विड्रॉ कर रहे हैं किसी एक मंथ में, तो 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तब उसके लिए आप केवाईसी का जो नॉर्म है वो आप रिलैक्स कर सकते हैं। चलिए इसके साथ ये वाला स्लाइड कंप्लीट हुआ, इसको एक बार देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।